हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एचपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 1989 का रहेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की ओर से कंडक्ट किया गया था। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100। तो जो भी एच पी पी जी टी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वे एक बारी ये वीडियो ज़रूर देख ले। तो जब मैंने इसका एनालिसिस किया, सॉल्व किया, तो इसका जो लेवल है वो नेट और सेट के इक्वलेंट है। तो आपने क्या है, इसे एक बारी ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्या है, एच पी 2020 का क्वेश्चन पेपर और चंडीगढ़ पीजीटी का क्वेश्चन पेपर और बिहार पीजीटी का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो क्या है आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसका लिंक मैं क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो जो समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है वो है सी, राज्य, सरकार, विधिया, सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 में शास्त्र दी है, सूची 2 में विषय वस्तु दी गई है, तो उसको आपने मिलान करना है। तो दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का जो अध्ययन होता है वो होता है व्यक्ति के मन में या अंत मन का अध्ययन। समाजशास्त्र स्तरीकरण ए, अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है व्यापार में, और राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का अध्ययन होता है। तो 2 का जो राइट आंसर बनेगा वो है बी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 में राजनीतिक शास्त्री दिए गए हैं और सूची 2 में विषय दिए गए हैं, तो उसका आपने मिलान करना है। तो रजनी कोठारी, तो इन्होंने बात की है भारत में दलीय व्यवस्था की। विखु पारेख और बिल किमलिका ये जुड़ी होती है मल्टी कल्चरलिज्म से, बहुसंस्कृतिवाद से। इकबाल नारायण, तो इकबाल नारायण ने बात की है भारत में राज्यों की राजनीति के बारे में। और पार्थ चटर्जी तो भारत में भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी। तो ये थी कि ये क्या है, राजनीतिक विज्ञान को प्योर साइंस में बदलने की बात करता था बिहेवियरिज्म, ठीक है, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में डेविड ईस्टन करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। इसकी 8 जो विशेषता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। और पोस्ट बिहेवियरिज्म की जो 7 विशेषता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके जो दार्शनिक पिता है व्यवहारवाद के, वो है चार्ल्स मेरियम। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच का मेथड नहीं था, तो वो नहीं था सिमुलेशन। बाकी तुलना, इतिहास लेखन और विधिक संस्थावाद ये शामिल था। सिमुलेशन मेथड होता है जिसमें हम क्या है, किसी प्राकृतिक चीज़ को या नेचुरल चीज़ को अननेचुरल तरीके से या अननेचुरल मेथड से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें अंतरिक्ष पे जाना है या चांद पे जाना है, तो क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले क्या है, प्रैक्टिस करते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ क्या है, वो जो टेम्परेचर चांद में या स्पेस में होता है उसी टेम्परेचर को क्रिएट करके वो क्या है, प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो उस हिसाब से वहाँ जैसे भी स्टडी करनी है, तो वो होती है सिमुलेशन मेथड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन, सूची 1 में कथन दिए गए हैं, सूची 2 में विचारक को सुमेलित करना है। तो मैं राज्य हूँ, तो ये बात करते हैं 3 लुई 14वें। राज्य व्यक्ति से पहले है, तो राज्य व्यक्ति से पहले की बात करते हैं अरस्तु। ठीक है, 2 का 2। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो ये बात करते हैं FW हिगल। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, तो ये बात करते हैं प्लेटो। ठीक है, तो इसका 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। तो ये बात करते हैं VI लेनिन के अनुसार। बाकी क्या है, FW हिगल। सबसे पहले क्या है, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। बेंथम भी सिविल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, और ग्रामशी भी। लेकिन VI लेनिन क्या है, इनकी धारणा ये बात करते हैं सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद की, ना कि सिविल सोसाइटी की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक से शासक की शक्ति को वैधता प्रदत्त नहीं होती। तो ये मैक्स वेबर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैक्स वेबर 3 प्रकार की शक्ति की बात करते हैं,
करिश्माई सत्ता, प्रथाएं एवं परंपराएं, तर्क, बुद्धि और विचार विमर्श के द्वारा जो सत्ता या शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ नहीं पूछा गया था, तो धन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक संकल्पना नागरिकता को प्रजा होने से भिन्न करती है? तो अधिकार। तो अधिकार सिर्फ क्या है, नागरिक को दिए जाते हैं, प्रजा को नहीं। तो ये 9 का जो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेंटिक एंडरसन ने राष्ट्र की विशेषता बताइए। तो वो राष्ट्र को क्या है, एक कल्पित समुदाय के रूप में देखते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो देशीकरण से हम क्या है, चयन के आधार पर, आप जिस देश की नागरिकता लेने चाहते हैं तो उसका हमें चयन करना पड़ेगा। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 में लेखक दिए गए और सूची 2 में पुस्तक दी गई है। तो पॉल कैनेडी, महातीर मोहम्मद, शिंतोरा शिहामा। तो इसका जो राइट आंसर है SP हंटिंगटन। तो इनकी जो बुक है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। 4 का 1, तो 4 का 1 ऑप्शन 2 जगह यहाँ था, ठीक है, बी और सी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने TH ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये बात करते हैं ई वारकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व को भूमंडलीकृत ग्लोबलाइजिंग करने के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उसके लिए क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी जरूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, सूचना और संप्रेषण के नए तरीके, नई वित्तीय संस्थाओं का उदय और भूमंडलीय सभ्य समाज का विकास। तो ये सभी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव अधिकारों की धारणा की निम्नलिखित में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? तो वो की गई है सांस्कृतिक पहचान के रूप में क्या है, हम मानव अधिकार नहीं दे सकते, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 प्रमुख संविदावादियों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्रमशः किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने इसे अस्वीकार किया? तो थॉमस पेन ने क्या है, जॉन लॉक बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की। तो थॉमस पेन उसका समर्थन करते हैं, लेकिन JS मिल क्या है, उसे बकवास कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वो है प्रक्रियात्मक विधि, ठीक है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस। एक होता है तत्वात्मक न्याय। तो 2 प्रकार की न्याय मेथड्स होते हैं। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, HP सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन रॉल्स की न्याय की धारणा है, तो रॉल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। जॉन रॉल्स से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, एक तो उनकी बुक से क्वेश्चन बनता है, बाकी उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन बनता है, जैसे अज्ञानता के पर्दे, ठीक है, जॉन रॉल्स का समझौतावादी सिद्धांत क्या था, ठीक है, और उनकी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपने जॉन रॉल्स को अच्छे से कवर कर लेना है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो विधि का शासन होगा संविधानवाद में, जहाँ संविधान होगा वहाँ क्या है, विधि का शासन होगा। 20 है, हिगल ने सभ्य समाज को देखा। तो हिगल ने क्या है, सभ्य समाज को समुदाय के साकार के रूप में देखा था। डी इसका राइट आंसर है। 21 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो तिलक ने स्वराज की बात की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 22 है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? तो अरस्तु क्या है, 3 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करते हैं। पहली राज व्यवस्था, ठीक है, तो राजतंत्र क्या है, वो बोलते हैं कि यदि राजा लोगों के हित में काम करता है तो राजतंत्र सबसे बेस्ट शासन प्रणाली है, लेकिन जब राजा स्वहित के लिए काम करे तो इसका जो विकृत रूप है वो है निरंकुश तंत्र, ठीक है, तो वो बेकार है और इसका विपरीत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र। तो राजतंत्र किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब राजा स्वयं के हित में काम करता है तो वो निरंकुश तंत्र बन जाता है। दूसरी वो बोलते हैं अभिजात तंत्र, जिसमें कुछ लोगों का शासन होता है। तो बोलते हैं अगर वो कुछ लोग जनता के फेवर में कार्य करते हैं तो वो अच्छा शासन है, लेकिन जब वो स्वहित में काम करे तो इसका विकृत रूप है ओलिगार्की, वर्ग तंत्र या गुट तंत्र। वैसे ही उन्होंने बोला है पॉलिटी क्या है, अच्छा शासन है, लेकिन जब वो क्या है स्वहित में होती है तो इसका जो विकृत रूप है वो है डेमोक्रेसी। तो पॉलिटी की बात करते हैं अरस्तु, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 23 है, लोकतंत्र को शक्ति के व्यापक वितरण के तरीके रूप में समझाना और एदत्त द्वारा कुछ हाथों में इसका संकेंद्रण हो जाने को रोकना कहलाता है।
तो वो कहलाता है बहुलवादी। तो 23 का जो राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसने शैक्षणिक योग्यता का मत देने के अधिकार के रूप में समर्थन किया है? तो इसका समर्थन करते हैं जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल बोलते हैं कि जो जितना राजनीति की समझ रखता है या जो जितना पढ़ा लिखा है उसे उतने मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जो व्यक्ति अनपढ़ है, ठीक है, अशिक्षित है, जिसे राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे पढ़े लिखे के बराबर क्या है अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जाम में। 25 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है? तो उस टाइम क्या है, चुनाव क्षेत्र का जो निर्वाचन अधिकारी है वो रिकाउंटिंग कर सकता है मतों की। ठीक है, तो वे आदेश दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए जो चीज़ जरूरी है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिशासन में नागरिकों का ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना। ठीक है, तो डी सी इसका राइट आंसर है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? तो दबाव समूह क्या है, जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, उसके अपने हित तक वो सीमित होता है कि जब उसके हितों की पूर्ति हो जाती है तो प्रेशर ग्रुप क्या है, रिजॉल्व हो जाता है, वो बिखर जाता है। तो बाकी सभी क्या है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, यूएसए में दबाव समूह की सार्वत्रिक पसंद की प्रविधि है। तो लॉबिंग, ठीक है, लॉबी प्रचार। तो वहाँ क्या है, लॉबिंग के द्वारा क्या है, जो वहाँ के एमपीज होते हैं उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि वो जनता के फेवर में काम करे। तो बी इसका राइट आंसर है। 29 है, अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है, सिद्धांतों का समर्थन किया था। तो ये क्या था, इमैनुअल कांट ने। 29 का जो राइट आंसर है वो है ए। 30 है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि अतीत की परिस्थितियाँ अथवा लोगों के व्यवहार विभेदक डिफरेंशिएट पात्रता एंटाइटलमेंट को उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसकी बात करते हैं रॉबर्ट नोजिक। तो रॉबर्ट नोजिक ने क्या है, एंटाइटलमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें वो बात करते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति की संपत्ति पर वो क्या है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसको छीनना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति ने जितनी संपत्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अर्जित की है या इकट्ठी की है, तो राज्य क्या है उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, ना कि उससे छीनेगा या उससे छीन कर क्या है गरीबों में उसको बांट देगा। तो ये बात करते हैं रॉबर्ट नोजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रबोध के एनलाइटमेंट के अनिवार्य तत्व है। तो प्रबोध के जो तत्व है वो है 3 और 4। मनुष्य सक्षम नहीं है तर्क बुद्धि के प्रकाश एवं पृथ्वी पर अच्छे जीवन को निष्पादित करने के अनुभव से पूर्णतः मार्गदर्शित है। 4 है, पृथ्वी पर अच्छे जीवन की प्रथम और अनिवार्य शर्त मनुष्य के मनु को अज्ञान और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करना है। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, इत समूह और प्रशासनिक अभिकरणों जो कि नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन के केंद्र है के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध कहलाता है। तो वे कहलाता है संस्थात्मक हित समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक विचारों की समानता की दृष्टि से सूची 1 में भारतीय विचारक और सूची 2 में राजनीतिक विचारक से सुमेलित करना है। तो एम के गांधी, तो एम के गांधी प्रभावित थे जॉन रस्किन से। तो ए का 3। जवाहरलाल नेहरू तो सिडनी बेब से ये प्रभावित थे। तो 2 का 4। बी आर अम्बेडकर, जॉन डेवी, तो 3 का 1। और ई एम एस नंबूदीपाद, तो ये प्रभावित थे लेनिन से। ठीक है, तो डी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ किस पे विचार करना है ये बात नहीं की बोली गई है, तो ये तो क्वेश्चन गलत है। 35 है, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में दल दिए गए हैं, तो उसका आपने मिलान करना है। तो श्रीलंका, तो श्रीलंका में है वो है यूएनपी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी। यूनाइटेड किंगडम में है पीसी, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी। और दक्षिण अफ्रीका में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2 2 का 3 4। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में है IFP पार्टी और मैक्सिको में है PDC पार्टी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है संघात्मक दबाव समूह का। तो इसकी जो स्थापना है 1920 में होती है और लाला लाजपत राय क्या है इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। कई बार ये नेट में भी और सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, तो ये आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है फ्रांस में। ठीक है, तो उनका दोनों का मिक्सचर रूप मिलता है फ्रांस की शासन प्रणाली में। 38 है, निम्नलिखित में से किस एक समुदाय कॉम्बिनेशन में सभी संघीय राज्य है? तो वो है डी 38 का, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक मैक्स वेबर के प्राधिकार के त्रिवर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो अभी हमने डिस्कस की थी इनकी। तो करिश्माई इसमें बात करते हैं, वो करिश्माई सत्ता की, विधिक, युक्ति युक्त और परंपरागत, लेकिन क्या है नैतिक सत्ता की वो बात नहीं करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची 1 में आयोग और समिति दी गई है, सूची 2 में विषय दिए गए हैं। तो के संथानम समिति, तो ये जुड़ी थी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनाई गई थी 1962 में, और शाह आयोग 1977 में बना था आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ की गई थी। ठीक है, उसके लिए। और 40 और SR दास आयोग, तो ये बना था प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ आरोप, और NN बोरा समिति बनी थी राजनीति का अपराधीकरण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 41 है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित के विकास डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट के विषय से जुड़ा हुआ है? तो वे जुड़े हैं AG फ्रैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रोजा लग्जमबर्ग क्या है क्लासिक मार्क्सिस्ट थिंकर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 42 है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि तृतीय विश्व से समाजों में राज्य एक वर्ग का साधन नहीं है बल्कि राज्य अपेक्षाकृत स्वायत्त है। राज्य साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन सभी की ओर से कार्य करते हुए वह प्रतिस्पर्धी वर्गों के हितों के बीच मध्यस्थता करता है। तो ये जो कोटेशन है ये बात करते हैं हमजा अलवी। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी। 43 है, सूची 1 में व्यक्ति दी गई है और सूची 2 में आंदोलन। तो शरद जोशी, तो शरद जोशी ने आंदोलन किया था किसान आंदोलन 1 का 3, दंतोपत थेगड़ी, तो ये जुड़े थे कामगार आंदोलन से 2 का 4, और निर्मला देश पांडे, तो ये जुड़े थे गांधीवादी आंदोलन से, और चिपको आंदोलन से जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ए 3 4 1 2। 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक AITUC, ठीक है, तो अभी हमने इसकी बात की थी, का प्रथम अध्यक्ष था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय नारीवाद इको फेमिनिज्म से जुड़ी है? तो वे जुड़ी है इसका जो राइट आंसर है वो है डी अरुंधति रॉय। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है, लेकिन वंदना शिवा भी क्या है इको फेमिनिज्म से जुड़ी थी, तो ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है। आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक अभ्युगम हेंस जे मॉर्गन्थो द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो जो प्रिंसिपल है जो हेंस जे मॉर्गन्थो ने नहीं दिया था, तो उसके जो 6 प्रिंसिपल है वो भी आपने क्या है उसको पढ़ लेना है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी राष्ट्र अपने नागरिकों को और केवल अपने ही नागरिकों को अच्छे जीवन में अभिवृद्धि करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हेंस जे मॉर्गन्थो अपने 6 प्रिंसिपल में नहीं कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 47 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है बी राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। तो यथार्थवादी रियलिज्म को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, आदर्शवाद आइडियलिज्म, ठीक है, नव यथार्थवाद केनेथ वोल्टेज जिससे जुड़े हैं, ठीक है, यथार्थवाद से हेंस जे मॉर्गन्थो, ठीक है, तो थुसिडाइस, कौटिल्य और मैकियावेली, ये सब क्या है रियलिस्टिक थिंकर है। EH कार, तो ये रियलिज्म को और न्यू रियलिज्म को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो उदारवाद नव उदारवाद से भी क्या है क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। 48 है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्टिन कापलान के सामान्य प्रणाली उपागम के शक्ति संतुलन मॉडल का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है सिस्टम अप्रोच को दिया था मार्टिन कापलान ने, जिसमें कि वो 6 प्रिंसिपल की बात करते हैं।
सबसे पहले है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। फिर उसके बाद बोलते हैं वो लूज बाइपोलर सिस्टम, ठीक है। फिर थर्ड है टाइट बाइपोलर सिस्टम। फिर फोर्थ है यूनिवर्सल सिस्टम। फिफ्थ है हायरार्किकल सिस्टम। और सिक्स्थ है वीटो सिस्टम। तो 6 प्रकार की वो सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उस वहीं से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इसकी फर्स्ट फीचर्स थी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जो इसका कार्य संचालन सिद्धांत नहीं है, तो वो नहीं है। 48 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। एक परास्त राष्ट्र व्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं पाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो 49 है, निम्नलिखित में से मार्टिन कापलान द्वारा परिभाषित असंगठित द्विध्रुवीय व्यवस्था और संहत द्विध्रुवीय व्यवस्था के मध्य अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहीं से फिर से क्वेश्चन बना। तो मार्टिन कापलान सिस्टम अप्रोच को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी, गुटेतर राष्ट्रीयकर्ता और सार्वभौमिककर्ता जो कि असंगठित द्विध्रुवीय व्यवस्था में पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। तो ये नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच में हेराल्ड स्प्राउट तथा मार्गरेट स्प्राउट द्वारा अपनाई गई प्रणाली है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है बी, पर्यावरणीय कारकों पर ज़्यादा बल देती है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक रिचर्ड सी स्नाइडर द्वारा दी गई डिसीजन मेकिंग की 3 मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो लिटिगेशन, वाद, ये इनसे सम्मिलित नहीं है। बाकी प्रतियोगिता का क्षेत्र, संप्रेषण और सूचना अभिप्रेरणा ये शामिल है इनके डिसीजन मेकिंग थ्योरी से, अप्रोच से। 52 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र हमेशा अनिश्चित रहता है कि दूसरा राष्ट्र तर्कमूलक व्यवहार करेगा या असंगत व्यवहार करेगा। दूसरों की सच्ची मंशा पर निर्भर रहना बहुत कम संभव है, इसलिए राष्ट्र सामान्यतः तर्कमूलक तरीके से व्यवहार नहीं करते। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन एक मॉडल लागू होता है। तो ये होता है प्रिजनर डायलेमा। तो यहाँ गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गेम थ्योरी भी बहुत ही जरूरी है, जो कि मार्टिन शुबिक ने दी थी, ठीक है। उसमें वो क्या है, नॉन जीरो सम गेम थ्योरी 2 भागों में बांटते हैं, और नॉन जीरो सम गेम थ्योरी, ठीक है। अब जीरो सम गेम थ्योरी को फिर से वो 2 भागों में बांटते हैं। एक में क्या है, 2 पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी और n पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी, ठीक है, n पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी। तो जीरो सम गेम थ्योरी में क्या होता है कि इसमें क्या है, एक व्यक्ति को फायदा होता है और एक व्यक्ति को कंप्लीटली लॉस होता है। तो इसमें क्या है, 2 पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी में क्या है, 2 व्यक्ति होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को हानि होती है, एक व्यक्ति को लाभ होता है। n पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी में क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जिसमें एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। सेकंड है नॉन जीरो सम गेम थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि ना तो किसी व्यक्ति को कम्प्लीटली लॉस होता है, ना किसी व्यक्ति को कम्प्लीटली फ़ायदा होता है। जैसे किसी को हो सकता है कि 80% क्या है प्रॉफिट हुआ और 20% लॉस हुआ, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को क्या है 20% लॉस हुआ और 80% प्रॉफिट हुआ, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को क्या है 0 लॉस हुआ और एक को 100% प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है नॉन जीरो सम गेम थ्योरी में। इसके आगे 2 पार्ट होते हैं, 2 पर्सन नॉन जीरो सम गेम थ्योरी और n पर्सन जिसमें कि 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं नॉन जीरो गेम थ्योरी। उसी के अंतर्गत क्या है, प्रिजनर डायलेमा का सिद्धांत होता है, जिसमें कि 2 कैदियों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जो पहला वाला कैदी है उसने जिस भी केस में वो अंदर थे उसने इस विषय के बारे में ऐसी बात की है, तो यदि आप भी कुछ बता देते हैं तो आपकी सज़ा कम कर दी जाती है। भले ही जो A नंबर का कैदी है उसने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं की गई हो, तो उस चक्कर में क्या है वो दुविधा में रहते हैं। तो इसलिए बंदी की द्वाधिपति, तो प्रिजनर डायलेमा, तो ये भी गेम थ्योरी के तहत ये कॉन्सेप्ट बनता है। नेक्स्ट है चिकन गेम, तो चूजा खेल। इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, 2 राष्ट्रों के मध्य, तो उसमें वो बात करते हैं कि जिस प्रकार जो एक पिंजरे में क्या है वो मुर्गे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता तो है कि एक ना एक दिन हमें कटना है, ठीक है, मुर्गे को पता है। लेकिन जब वो जो कसाई होता है, जब वो
पिंजरे में से मुर्गे को निकालता है, ठीक है। तो हम क्या है उस टाइम का जो दरवाज़ा होता है पिंजरे का, उससे हम पीछे हट सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो हमें अपने आप को क्या है पीछे करना है, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं किसी स्टेटों के मध्य, ठीक है। तो हमने क्या है उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, तुरंत ही इंटरफेयर नहीं करना है, उससे हमें क्या है पीछे पीछे हटते जाना है। भले ही हम क्या है ये कन्फ्लिक्ट हमें प्रभावित जरूर करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए हम क्या है इसको टाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गेम थ्योरी को आपको बेसिक बातें इसमें बताई, तो आपने गेम थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर लेना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो ए बहुलवादी, ठीक है। 53 का जो राइट आंसर है वो है ए। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करता हूँ। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भूमंडलीकरण की विशेषता है। तो भूमंडलीकरण की जो विशेषता है 54 का जो राइट आंसर है वो है डी। एक भूमंडलीकरण आधिकारिक संरचनात्मक संप्रेक्षण जाल तंत्र और वित्तीय संस्थाएं, सॉरी डी 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है डी। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित, इमीडिएट और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया संरचनात्मक सामंजस्य स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का भाग नहीं है? तो 56 का जो राइट आंसर है वो है डी। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनर्गठित करना। तो मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो लेवल है वो नेट और सेट के नेट के इक्वलेंट है, ठीक है। वहाँ आपको क्या है क्वेश्चन को उसका आंसर करने से पहले 3-4 बारी सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो डी इसका राइट आंसर है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें क्या है, सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में प्रतिपादक। तो डिसीजन मेकिंग से जुड़े हैं जॉन बर्टन, खेल सिद्धांत से जुड़े हैं मार्टिन शुबिक, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। यथार्थवादी सिद्धांत रियलिज्म से जुड़े हैं हैंस जे मॉर्गन, तो इनके 6 प्रिंसिपल। और व्यवस्था सिद्धांत तो मार्टिन कापलान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देते हैं। तो इसका 57 का जो राइट आंसर है वो है ए। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन 60 और 70 के दशक के राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम में अंतर्निहित थे? तो 58 का जो राइट आंसर है वो है 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण दिया था, तो वो दिया था प्लेटो ने, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल संकल्पना प्रस्तुत की गई है, तो वो की गई है रॉबर्ट पुटनम द्वारा। बी इसका राइट आंसर है 60 का। 61 है, मैक्स वेबर का कार्य सकेंद्रित है, तो वो थे विधिक संरचना पर, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है 61 का। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता है? तो सी न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, तो सी इसका राइट आंसर है 62 का। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सी। फ्रांस का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्र की नीतियों के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जर्मनी का चांसलर निर्वाचित होता है, तो वे होता है ऑप्शन नंबर सी बुंदेशटाग प्रतिनिधि सदन द्वारा, ठीक है। 64 का सी राइट आंसर है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो ए इसका राइट आंसर है। सांस्कृतिक क्रांति जो माओ जेडोंग ने की थी, तो वो की थी 1966 से 1976 तक, ठीक है, ना कि 1964 से 74 तक, वो सफल नहीं हुई। तो ए गलत है, बाकी सभी सही है। 67 है, प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणाली की अपेक्षा बेहतर समाहित है, यह तर्क दिया था। तो ये तर्क देते हैं उपयोगितावादी द्वारा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है 67 का। 68 है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 68 का वो है सी, केवल 3, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है।
69 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? तो वे है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 69 का जो राइट आंसर है वो सी। 5 से 11 में क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में तक। 70 है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसकी जो वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 में अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार क्या है, भारत की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो वे क्या गया है, ये संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। 72 है, भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 3। ठीक है, 72 का जो राइट आंसर है वो है सी। 73 है, वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता होती है। तो 73 भी संसद की, भारत की संसद द्वारा विहित की जा सकती है। ठीक है, तो इनकी योग्यता कौन निश्चित करता है, भारत के संसद द्वारा इनकी योग्यता निर्धारित की जाती है। 74 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर क्या है, राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्य को दे सकेगा जैसे कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारियों के वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। तो डी इसका राइट आंसर है। 75 है, सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तो आर्टिकल 29। अस्पृश्यता का अंत 17 आर्टिकल के तहत। नियोजन, लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 75 का बी। 76 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है। जब राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकता है, विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक पर अपनी अनुमति रोक भी सकता है, लेकिन विधेयक पर वीटो का प्रयोग इस पर नहीं करता। राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इसे सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा देने के लिए निर्देश दे सकता है। तो 1, 2, 4, तो सी इसका राइट आंसर है। और आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, किसी गवर्नर क्या है, राज्यपाल क्या है, किसी विधेयक को क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष क्या है, विचारार्थ रखता है, यानी कि उसके समक्ष रखता है आर्टिकल 200 के तहत। 77 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 77 का वो है सी। ठीक है, 1, 2, 3, तो ये आपने पढ़ लेना है, वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है। 78 है, नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो 78 का जो राइट आंसर है वे है ए, केवल 1। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है 78 का। 79 है, सदन के पटल पर किसी मंत्री द्वारा दी गई वचनबद्धता कमिटमेंट की परिपूर्णता हो गई है तो अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। तो ये किया जाएगा लोक आश्वासन समिति के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर है। 80 है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है, तो वे करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। सूची 1 में क्या है, संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं और सूची 2 में इसके प्रभाव। तो 81 का जो राइट आंसर है वह है ए, 37वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वे हुआ था कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। 49 अमेंडमेंट हुआ था। 6ठी अनुसूची में त्रिपुरा। ए, सी है 58, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 3। दिल्ली में संविधान का प्रकाशन। 77वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 5। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण। तो ए इसका राइट आंसर है 81 का। 82 है, 13वीं लोकसभा में महिला संसद सदस्यों के बारे में निम्नलिखित में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये सभी सत्य है।
उनकी कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से कम है। बी है महिला संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की है, बिल्कुल सही। केरल से कोई महिला संसद सदस्य नहीं है। महिला संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या पश्चिम बंगाल से है, तो ये सभी सही है। 83 है राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो वे करता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भविष्य लक्ष्मी बे निर्णय प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया। तो 84 का जो राइट आंसर है वह है बी, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के निर्णय में। ठीक है। 85 है निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित लेड डाउन किया कि एक नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी के मनमाना या अनुचित कार्रवाई के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जाएगा। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है सी, सामान्य हित बना भारत संघ। 86 है जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1 2 3 4 सभी। तो ये सभी सही है PIL के संबंध में। ठीक है, तो 86 को आपने पढ़ लेना है। 87 है भारत की न्यायिक प्रणाली के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 87 का जो राइट आंसर है वो है ए, कुछ राज्य 1 2 3 4 ये सभी सही है। कुछ राज्य में पंचायत न्यायालय कार्य कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 26 न्यायाधीशों से मिलकर बना है। तो ये 89 का PGT का क्वेश्चन पेपर है। अब एट प्रेजेंट पे क्या है 32 है। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 31 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या है वो है 32, तो उस टाइम 26 थी। तो ये सभी क्या है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सभी सही है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों में उच्च न्यायालय है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। 88 है भारत में राज्य के गवर्नर की शक्तियों के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है डी, 1 2 3। 89 है भारत में राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री के संबंध में 89 का जो राइट आंसर है वो है सी, 1 3 4। 90 है भारत में राज्य के महाअधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुत ही लेंथी पेपर था ये। तो 90 का जो राइट आंसर है वह है ए, 2 और 4। 91 है नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो बनेगा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना होती है 1959 में। हिंदू महासभा की होती है 1915 में। और भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है 1925 में। भारतीय जनसंघ, तो जनसंघ की स्थापना होती है 1951 में। तो इसका सही जो सीक्वेंस बनना था 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 92 है नीचे दिए गए अभिजन के 2 स्थूल प्रकारों पर विचार कीजिए। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है सी, गैटनो मॉस्का ये बात करते हैं। 93 है सूची 1 में समूह दिए गए हैं और सूची 2 में सरोकार विशिष्ट, तो आपने इसको सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है 93 का वो है ए, NGO। तो NGO की जो कार्य होता है वो होता है 3, किन्हीं सार्वजनिक मुद्दों समस्याओं से संबंधित। फिर है दबाव समूह। तो दबाव समूह का काम होता है अपने सदस्यों के हितों की वृद्धि करना एवं राजनीति को प्रभावित करना। राजनीतिक दल का काम होता है 4, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। और अभिजन का काम होता है, एलिट्स जो पीपल होते हैं उनका काम होता है अपने चयनित क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह, ये होता है एलिट पीपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। 94 है नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2 3 4 ये सही है। 95 है राज्य निर्वाचन आयुक्त अपद तो उसे हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 324 के तहत क्या है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है।
96 है पंचायती समिति के सदस्य। तो पंचायती समिति के जो सदस्य है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला राज्य था? तो वे था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज यहाँ लागू किया गया था। 98 है संविधान का जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो निर्गमित हुआ था। तो ये हुआ था आर्टिकल जो 40 है, ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, उसमें बात करता है पंचायती राज की। तो बी इसका राइट आंसर है। 99 है पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन। सरपंच, तो सरपंच होता है ग्राम पंचायत में। 1 का 2। चेयरमैन, तो चेयरमैन होता है म्यूनिसिपैलिटी में। मेयर, तो मेयर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। 3 का 1। और काउंसलर होता है 1 का 4 का 5 वार्ड में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। तो फ्रेंड्स ये हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जो कि 1989 का था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी 2024 की। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।